दोस्तों ये कहानी है हकान नाम के एक ऐसे लड़के की जो बिल्कुल ही फारग और बेरोज़गार होता है। जो कई जगह पर इंटरव्यू देने जाता है मगर उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। लेकिन उसे एक कमीज़ मिलती है जिसको पहनने के बाद उसमें ऐसी जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं कि जिनको वो संभाल नहीं पाता, और जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे देश को ऐसी मुसीबत में डाल देता है कि सभी के सभी लोगों की ज़िंदगी नर्क से भी ज़्यादा बदतर बन जाती है। लेकिन उसने ऐसा क्या कर दिया था, चले जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हकान के ऊपर कोई बंदूक से निशाना लगाता है। उस बंदूक की गोली धीरे धीरे हकान की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन ये गोली उसको लगी या नहीं ये हमें नहीं दिखाया जाता। और यहाँ से शिफ्ट होकर सीन पास्ट में चला जाता है, जिसमें हम हकान और उसके दोस्त मेमो को देखते हैं। हकान और मेमो दोनों एक ही रूम में रहते हैं, और जब हकान सो रहा होता है तो उसके मोबाइल फ़ोन का अलार्म बजता है। हकान उठता है और अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देता है। उसके बाद वो थोड़ी एक्सरसाइज करता है और उसके बाद वो अपने दोस्त मेमो को उठाने के लिए जाता है। उसके बाद ये दोनों तैयार होते हैं और नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों अपनी दुकान खोलने का सपना देखते हैं। इन दोनों ने अभी तक वो जगह नहीं खरीदी थी क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे। हकान और मेमो दोनों शीशे के अंदर से दुकान में झांकते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि वो किस तरह से अपनी दुकान को डेकोरेट करेंगे। उसी वक्त मेमो देखता है कि उनकी फ्यूचर की दुकान एक बिजनेसमैन अरबपति फैसल एडन की कंपनी केविन होर्डन के ठीक बगल में है। इसके बाद हकान अपने पिता नेसेट कोलमैक को मिलने के लिए जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने दोस्तों और पड़ोसियों से भी होती है। वो सड़क के किनारे के बाजार में भागते हुए दिखता है और वो कई बाजारों, सड़कों और कोनों से होते हुए इस बीच उसकी मुलाकात ट्रकोन नाम की एक लेडी से होती है जो लोगों को उनका भविष्य बताती है। जहां वो हकान को बताती है कि जल्दी उसका भविष्य बदलने वाला है, जहां वो कोई बड़ा और कुछ अलग करने वाला है। लेकिन हकान वहां से चला जाता है क्योंकि उसे किस्मत की बातों पर यकीन नहीं होता। हकान अपने पिता की दुकान पर पहुंचता है और यहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि वो अनाथ है और नेसेट उसके पिता नहीं है और उन्होंने इसे गोद लिया था। हकान अपने पिता से मिलता है जो एक 600 साल पुरानी दुकान चलाते हैं और वो कुछ पुरानी और हाथों से बनी हुई चीज़ें बेचते हैं। हकान अपने पिता को अपनी दुकान खोलने के प्लान के बारे में बताता है, लेकिन नेसेट उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके पहले के कामों के बारे में बताते हैं जो कि नाकामयाब हो चुके थे। हकान उनको ये कहकर मनाने की कोशिश करता है कि उसकी दुकान की लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह पर है, लेकिन नेसेट उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको एक लड़की को कारपेट देकर आने के लिए कहते हैं जो वहाँ पर घूमने आई थी और उसने एक दिन पहले कारपेट का ऑर्डर किया था। उसके बाद अगले सीन में फैसल एडम को दिखाया जाता है जिसने शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। फैसल एक हेलीकॉप्टर से उतरता है। उसके साथ उसकी मदद करने के लिए उसकी असिस्टेंट लैला और उसके सिक्योरिटी चीफ मजहर होते हैं। लैला अपने बॉस को बताती है कि उन्हें हैविया सोफिया टेंडर पर बातचीत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। हैविया सोफिया इस्तांबुल की एक इमारत है जो कि 1500 साल पुरानी है और इसकी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से बहुत से बिजनेसमैन इस पर बोली लगाने वाले थे। फैसल एडम प्रेस को बताता है कि वो हैवा सोफिया की बोली को जीतकर इसके वजूद को बनाए रखने का प्लान भी साझा करता है। उसके बाद फैसल और उसकी टीम की मुलाकात ओखन गुल टेकिया से होती है जो कि आया सोफिया की बोली लगाने के लिए आया होता है। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हकान कारपेट लेकर उस टूरिस्ट लड़की को देने के लिए केविन होर्डन होटल में जाता है। कारपेट देकर जब हकान वापस जा रहा होता है तो वह देखता है कि वेटिंग रूम में एक बहुत लंबी लाइन लगी होती है। हकान जब लाइन में खड़े एक आदमी से पूछता है तो उसे पता चलता है कि फैसल की कंपनी में जॉब के लिए ये इंटरव्यू लिया जा रहा है। हकान के पास चूँकि अपने बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे इसलिए वो जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। अब यहाँ लैला हकान का इंटरव्यू लेती है। उन दोनों के दरमियान काफ़ी रोचक बातें होती हैं। हकान के पास चूँकि कोई भी डिग्री नहीं थी और ना ही वो कोई विदेशी भाषा बोल सकता था, इसलिए लैला उसे गुड लक बोलती है और कहीं और जॉब ढूंढने के लिए बोलती है। ये सुनकर हकान वहाँ से चला जाता है और जब वो जा रहा होता है तो वो देखता है कि छोटी सी बच्ची के ऊपर झूमर गिरने वाला होता है। वो बड़ी फुर्ती से बच्ची की जान बचा लेता है। फैसल और मजहर उसके इस बहादुरी के काम को देख रहे होते हैं। अगले सीन में हकान अपने पिता को दुकान खोलने के लिए मना रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उनकी दुकान पर एक सूजन नाम की लड़की आती है जो कि तुर्की की एक जादुई शर्ट को ढूंढ रही होती है जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है। सूजन कहती है कि शर्ट उसके खास क्लाइंट के लिए है जिसके लिए वो एक मोटी रकम उसे दे सकती है। मिस्टर कोलमार्क उसको झूठ बोलते थे कि वो शर्ट उनके पास नहीं है, हालांकि वो शर्ट उनके तहखाने में रखी होती है। हकान अपने पिता को वो शर्ट बेचने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनते। उसके बाद वहाँ पर मेमो आ जाता है और वो हकान को बताता है कि उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उन लोगों ने घर का किराया नहीं दिया था। यहाँ हकान को पता चलता है कि उसने जो पैसे किराया देने के लिए घर की टेबल में रखे थे वो मेमो जुए में हार चुका है। दूसरी तरफ गोखन गुलटेकन मजहर को अपनी कार में एक गुप्त जगह पर लेकर जाता है और वहाँ पर फैसल को बोली से बाहर रखने के लिए मजहर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन मजहर अपने बॉस के दुश्मन को वहीं पर मार देता है। मेमो और हकान इन बुरे दिनों के रहते हुए मिस्टर कोलमार्क के बेसमेंट से वो शर्ट चुरा कर मिस सोसन को बेच देने का फैसला करते हैं।
शर्ट को चुराने के बाद वो दोनों सूसन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसकी कीमत की बात करते हैं। सूसन उन्हें बताती है कि वो अपने क्लाइंट की तरफ से इस शर्ट को ख़रीद रही है जिसकी कीमत लाखों में है और वो क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि मज़हर है। और तभी हकान के पिता मिस्टर कोलमार्क वहाँ पर आ जाते हैं और वो हकान से शर्ट लेकर कहते हैं कि ये शर्ट बेचने के लिए नहीं है। उसी वक्त मज़हर वहाँ पर अपने साथियों के साथ हमला कर देता है और आकर गोलियाँ चलाने लगता है और कुछ गोलियाँ मिस्टर कोलमार्क को भी लग जाती हैं। हकान उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने दोस्त की फार्मेसी में जाने के लिए कहते हैं। फार्मेसी जाने के बाद हकान अपने पिता के दोस्त कमाल और उनकी बेटी जैनब से मिलता है। कमाल मिस्टर कोलमार्क को इलाज के लिए अंदर लेकर जाता है और दूसरी तरफ जैनब हकान को संभालने की कोशिश करती है। उधर मज़हर का एक साथी टेकन मेमो को पकड़ लेता है और वो उस शर्ट का और हकान का पता लगाने के लिए मेमो पर बहुत ज़्यादा टार्चर करते हैं। जैनब हकान को एक खुफिया कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर कमाल मिस्टर कोलमार्क का इलाज कर रहा होता है। हकान कमाल पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके पिता को हॉस्पिटल लेकर नहीं गया था, लेकिन मिस्टर कोलमार्क कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा वक्त आ चुका है। वो हकान को जैनब और मिस्टर कमाल के पास रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ही हकान को पूरी सच्चाई बता सकते हैं। वो हकान को उस ताकत पर यकीन करने के लिए कहते हैं जो उसे किस्मत से मिली होती है और उसके बाद मिस्टर कोलमार्क की मौत हो जाती है, जिसके बाद हकान सदमे में चला जाता है। उसके बाद कमाल और जैनब उसे बताते हैं कि वो वफादार प्रोटेक्टर हैं जिनको उस शर्ट की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मिली है और वो हकान को बताते हैं कि तुम भी एक प्रोटेक्टर हो और हम सब का काम ऐसे लोगों को रोकना है जिनको मौत नहीं आती। ये वो बुराई है जो कहीं भी किसी का भी रूप ले सकती है और ये इस्तांबुल के साथ पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। इन्हें इमोर्टल्स कहा जाता है। और ये सब सुनने के बाद हकान को लगता है कि वो पागल हो जाएगा और उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं आता और कमाल इस बात को साबित करने के लिए उसे वो शर्ट पहनने के लिए कहता है। हकान जैसे उसकी बात मानकर वो शर्ट पहनता है, वो शर्ट उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, साथ ही उसके सीने पर प्रोटेक्टर का एक जादुई निशान बन जाता है। उसके बाद जैनब उस पर निशाना लगाती है और गोली चलाती है। ये वही सीन होता है जो हमें एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है। बंदूक की गोली हकान के माथे पर लगती है और उससे टकराकर उछल जाती है, जिससे यह साबित हो जाता है कि हकान भी एक प्रोटेक्टर है। जिसके बाद कमाल हकान को उन इमोर्टल्स और प्रोटेक्टर के दरमियान में हुई लड़ाई के बारे में बताता है। उसके बाद प्रोटेक्टर मेहमद को दिखाया जाता है जिसको 7 मोर्टल्स को मारने के लिए भेजा गया है। एक दिन उसे मोर्टल्स को पहचानने और मारने का मौका मिल जाता है जो कि इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। उसे 3 तरह की चीज़ें मिलती हैं जो इस लड़ाई में उसकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली तो एक अंगूठी होती है जो उस वक्त चमकने लगती है जब कोई मोर्टल्स उसके आसपास होता है। दूसरी चीज़ एक कटार होती है जो कि मोर्टल्स को मार सकती है और तीसरी चीज़ एक कवच होता है जो कि तपस्या से मिला होता है। मेहमद ने हकान के पूर्वज को उसके स्किल, ताकत और उसके साफ दिल की वजह से इमोर्टल और प्रोटेक्टर के बीच की इस लड़ाई को लीड करने के लिए प्रोटेक्टर के रूप में चुना होता है। ये सब सुनते हुए हकान की तबीयत ख़राब होने लगती है क्योंकि शर्ट पहनने की वजह से वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अब भी बैलेंस नहीं कर पाता। हकान के लिए इन सब बातों पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। वो सोचता है शायद जैनब ने उसे कोई नशा दिया है। दूसरी तरफ टेकन और उसके साथी मेमो से हकान और उसकी शर्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कमाल हकान को लेकर परेशान होता है। वो कहता है कि हकान बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है और वो मोर्टल से लड़ने के लिए भी ट्रेन नहीं है, इसलिए वो हकान को लड़ाई के लिए तैयार करने का फैसला करता है। इस बीच हकान वहाँ से भाग जाता है और अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि टेकन उसका पता लगाने के लिए आस पड़ोस में पूछताछ करता फिर रहा है। वो घबरा जाता है और अपने कमरे में ये सोचकर जाता है कि वहाँ पर मेमो होगा, लेकिन मेमो वहाँ पर नहीं होता। उसी वक्त उसकी नज़र एक अजीब से डब्बे पर पड़ती है जिसमें एक बंदूक के साथ एक तस्वीर होती है जो 1989 में ली गई थी। उस तस्वीर में नेसट, कमाल और मुराद नाम का एक आदमी था और तभी वहाँ पर जैनब आ जाती है। अभी ये बातें कर रहे होते हैं, इसी दौरान टेकन मेमो के फ़ोन से हकान को एक मैसेज करता है और उसे सुल्तान अहमद स्क्वायर में मिलने के लिए बुलाता है। हकान समझता है कि शायद मेमो से बुला रहा है, इसलिए वो जैनब के साथ उसे मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कमाल सूजन से मिलने के लिए आता है ताकि उससे वो पता कर सके कि उसे वो शर्ट किसके लिए चाहिए थी। उसे लगता है कि वो सूजन के जरिए मोटर का पता लगा सकता है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मज़हर ने सूजन को आम आदमी बनकर मार दिया था क्योंकि उसे डर था कि सूजन उसकी पहचान लोगों के सामने ला सकती है। दूसरी तरफ टेकन मेमो के जरिए हकान को वहाँ पर लाने में कामयाब हो जाता है और वो मेमो को चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। जब हकान उसको देखता है तो वो मेमो के पास जाता है और तभी टेकन अपनी छुपी हुई जगह से हकान पर 4 गोलियां चलाता है। टेकन ये देखकर हैरान रह जाता है कि हकान पर उसकी गोलियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। जैनब हकान की मदद करने के लिए आती है क्योंकि लगातार गोलियां चलने की वजह से वो कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद टेकन ये सारी बातें अपने बॉस को बताता है जो सुनकर वो कुछ नाराज़ दिखाई देता है। उसके बाद हकान और जैनब कमाल की खुफिया जगह पर वापस आ जाते हैं। उसके बाद हकान कमाल से उस तस्वीर के बारे में पूछता है जो उसके पिता के बॉक्स से मिली थी।
कमाल उसे बताता है कि नेसट और मुराद उसके करीबी दोस्त थे। हकान से पहले मुराद को प्रोटेक्टर के रूप में चुना गया था और वो हकान को बताता है कि मुराद ही तुम्हारे असली पिता थे जो इमोर्टल्स से लड़ते हुए मारे गए। नेसट ने हकान को गोद लिया था और उसने हकान को बचाने के लिए उससे ये सारी बातें छुपाई थी। उसके बाद हकान कमाल और ज़ैनब से कहता है कि उन्हें जल्द अज जल्द इमोर्टल्स को ढूंढ कर मारना होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कैसे दिखते हैं क्योंकि उन्हें पहचानने के लिए जादुई अंगूठी की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ फैसल हकान की बहादुरी को देखकर बहुत खुश था और वो लैला को कहता है कि हकान को उसकी सिक्योरिटी का हिस्सा बना दिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेकन मज़र को कुछ ज़रूरी बातें बता रहा होता है। वो नेसट का बैकग्राउंड चेक करता है और मज़र को एक फ़ाइल देता है जिससे पता चलता है कि उस शख्स का उस शर्ट और हकान से कोई कनेक्शन है। अब कमाल हकान को बताता है कि कैसे उसके पूर्वजों ने इस्तांबुल और इस पूरी दुनिया को भूख और अकाल से बचाया था जो इन इमोर्टल्स की वजह से फैला था। कमाल हकान को अपने माइंड को कंट्रोल करना सिखाता है जिससे वो जादू और शरणों से बच सके। वो हकान के हाथों में एक गर्म पत्थर का टुकड़ा रख देता है जिससे हकान ज़्यादा से ज़्यादा दर्द को बर्दाश्त करना सीख सके ताकि वो उन इमोर्टल्स का सामना कर सके। और उसके बाद वो उसे लड़ना मरना सिखाता है और उसके बाद उसे एक बड़े वफादार के पास लेकर जाता है जिसके पास वो जादुई अंगूठी होती है। वो कहता है कि इमोर्टल्स इस अंगूठी को पाने के लिए कभी भी उनके पीछे आ सकते हैं, इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि अंगूठी सही हाथों में है। प्रोटेक्टर को इमोर्टल्स का पता लगाने और उन्हें ख़त्म करने के लिए इन तीनों जादुई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से जादुई शर्ट हकान के पास होती है और जादुई अंगूठी बड़े वफादार के पास होती है। और इस तरह सभी वफादारों के पास अलग अलग जादुई चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक असूल होता है कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। जब ज़ैनब और हकान बड़े वफादार से मिलने के लिए जाते हैं तो कमाल हॉस्पिटल जाता है और वहाँ के एक कर्मचारी से कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज मांगता है। उधर मज़र फैसल से इस बात पर नाराज़ होता है कि उसने उसकी सलाह लिए बगैर नए कर्मचारी को सिक्योरिटी के लिए भर्ती कर लिया। फैसल उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी जगह नए कर्मचारी यानी हकान को कभी नहीं देगा। वो उसे आया सोफिया कॉन्ट्रैक्ट को पाने की खुशी की जीत मनाने के लिए कहता है। फैसल इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उसकी यह जीत इसलिए हुई कि मज़र ने गोकन को मार दिया था। दूसरी तरफ ज़ैनब और हकान उस बड़े वफादार को मिलने के लिए जाते हैं और एक सुनसान सी जगह पर पहुंचते हैं। जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक लड़का मिलता है जो खुद को बड़े वफादार का बेटा बताता है और उसका नाम खान होता है। वो हकान और ज़ैनब को बताता है कि उसकी माँ एक कमरे में बंद है, उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और मॉनिटर की मदद से उस पर नज़र रखी जाती है। वो उनको ये भी बताता है कि 7 साल पहले एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई। खान उन दोनों को लेकर अपनी माँ के कमरे में चला जाता है और उसके बाद खुद दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो मॉनिटर पर बैठकर उन दोनों पर नज़र रखता है। हकान अपने सीने पर बने हुए निशान को उस बड़ी वफादार को दिखाता है जिस पर वो अपना मुंह खोलती है और वो कहती है कि खान उसका बेटा नहीं। वो उन्हें बताती है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वो उन्हें जादुई अंगूठी दिखाती है लेकिन उसका स्टोन गायब होता है। इस बीच खान वहां पर आ जाता है लेकिन वफादार उसे गोली मार देती है। अब खान जिन लोगों के लिए काम करता था इससे पहले कि वो लोग ऊपर आ जाते, हकान और ज़ैनब मिलकर सीसीटीवी फुटेज को ख़त्म कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वफादार उन्हें यकीन दिलाती है कि वो खान के आदमियों को संभाल लेगी। दूसरी तरफ फैसल हकान को सिक्योरिटी स्टाफ में शामिल करने के लिए बहुत सीरियस होता है, इसलिए फ़ोन करके लैला हकान को वहां पर बुलाती है। हकान उसकी बात मानकर फैसल से मिलने के लिए जॉब की बात करने के लिए जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात मज़र से होती है। मज़र को ये पता नहीं होता कि ये वही हकान है जिसके पास जादुई शर्ट है और जिसका पीछा वो बहुत दिनों से कर रहा है। मज़र इस बीच किसी को कॉल करके खान के बारे में पूछता है जिससे पता चलता है कि मज़र ने ही खान को उस वफादार के घर भेजा। हकान को जब ये पता चलता है तो वो फैसल के लिए सिक्योरिटी का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों बाकी फिल्म नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।